16 फरवरी से 20 फरवरी भारत एक बड़ा महत्वपूर्ण इंडिया इम्पैक्ट एआई समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस समिट के तहत वो डिबेट करना चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोगों पर, इस पूरे प्लैनेट पर और पूरे विकास पर, प्रोग्रेस पर एआई का क्या इम्पैक्ट होगा। आज एआई के पूरे डिबेट में जब हम बात करते हैं तो धाराएं दो प्रकार की निकलती हैं। एक जो धारा कहती है कि एआई के आने से लोग लिबरेट हो जाएंगे, लोगों के लिबरेशन से इवेंचुअली ये होगा कि एक नई इंफॉर्मेशन एज की स्थापना होगी और लोग एक नए प्रकार के विकास मॉडल की ओर बढ़ जाएंगे। लेकिन दूसरी ही जगह एक बड़ा स्केप्टिकल मॉडल आता है, जो इस किताब एम्पायर ऑफ एआई में भी मैंने पढ़ा, और वो ये किताब के थ्रू पता चलता है कि ये बताता है कि कैसे एआई के आने से एक डोमिनेशन, एक कंट्रोल तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि एआई नौकरियों को खा जाएगा और एआई के आने से बहुत सारे जॉब लॉसेस भी होने वाले हैं। लेकिन जब भी इस प्रकार की कोई मास लेवल की नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता है, जैसे पहले कंप्यूटर का भी हुआ था, इसी प्रकार के डिबेट्स हमेशा से होते आए हैं। कंप्यूटर के आने से भी ये बात हुई थी कि कंप्यूटर अब आ गया है तो बहुत सारे लोगों की जॉब लॉस होगी, बल्कि कंप्यूटर के आने के बाद कितने नए प्रकार के जॉब्स क्रिएट हुए और कितने नए लोगों ने स्किल्स डेवलप करे, वो आज की डेट में डॉक्यूमेंटेड है कई किताबों में। लेकिन भारत ये जो एआई समिट कर रहा है, इस समिट में इन दोनों धाराओं पर कोई फोकस नहीं है, क्योंकि भारत का ये जो एआई समिट है उसका बेसिकली रियल क्वेश्चन जो वो एड्रेस करना चाहता है वो ये है कि हम एआई के रेवोल्यूशन को किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे और इस इंटरप्रिटेशन से पूरे ग्लोबल ऑर्डर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। आज एआई बेसिकली एक थर्ड वे ऑफ नॉलेज गैदरिंग को यहाँ पर हमारे सामने लेकर आया है। वो कैसे है? वो इसलिए है क्योंकि पहले इंसान नॉलेज कैसे गेन करता था? इंसान नॉलेज गेन करता था अपने धर्म से, अपने फेथ से, अपने बिलीफ से, शुरुआती दौर में। फिर उसके बाद इंसान ने जब नॉलेज गेन करनी थी तो उसको साइंस का एक सपोर्ट मिला और साइंस के तहत उसने नॉलेज गेन करी। अगर हम ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री को देखें और इतिहास को देखें तो अभी तक रिलीजन और फेथ और या फिर साइंस, इन्हीं दो पक्षों के तहत इंसान अपनी नॉलेज को गेन करता आया है। लेकिन आज एआई के इस एरा में सबसे पहली बात, नॉलेज को गेन करना बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आज जो व्यक्ति नॉलेज एआई से गेन कर रहे हैं वो किसी भी ह्यूमन थिंकिंग से नहीं आ रही, वो आ रही है बहुत सारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके। जो पैटर्न्स बन रहे हैं बहुत सारे लार्ज डेटा को प्रोसेस करके। एआई के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो जितने भी प्रकार के इनपुट्स को प्रोसेस कर रहा है, इनपुट्स को प्रोसेस करके जो डेटा प्रोसेस करके आउटपुट्स दे रहा है, जो किसी भी तरीके से इंसान की तरह सोचते नहीं, वहाँ से पहली बात नॉलेज का एक पूरा पैराडाइम सोसाइटी में, विश्व में, भारत में हर जगह क्रिएट हो रहा है। इस रीज़न से बहुत लोग मानते हैं कि एआई पहली बात कोई एक जस्ट अनदर इन्वेंशन, एक कंप्यूटर, एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट, एक स्टीम इंजन की तरह नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का सिविलाइजेशनल शिफ्ट है जो आज सोसाइटीज़ को, गवर्नमेंट्स को, लोगों को किस नज़रिए से ऑपरेट करना है, पहली बात उसको बदलने जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में कोई भी देश यहाँ पर एआई को लेकर पैसिव और शांत नहीं हो सकता। ये पर्टिकुलर पॉइंट एक्सप्लेन करता है कि पहली बात भारत इस मोमेंट पर ये एआई समिट क्यों यहाँ पर लाना चाह रहा है। इस एआई समिट की मंशा ये है कि भारत भी एआई के डेवलपमेंट्स को पहली बात शेप करना चाहता है, रादर देन कि एआई के डेवलपमेंट्स के थ्रू भारत अपनी डेस्टिनी को शेप करे। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज एआई के केस में भारत के स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। भारत के स्टेक्स इसलिए हाई हैं क्योंकि भारत को कई किताबों में, कई लोगों की रिसर्च में, और ख़ास करके ये किताब जो मैंने भी पढ़ी, इस किताब में बार बार एक चीज़ बोली गई है कि भारत एक बेसिकली कैचअप स्टेट है। कैचअप स्टेट का मतलब ये है कि आज एआई की इकोनॉमिक्स में, एआई की टेक्नोलॉजी में जितने भी इन्वेंशंस ग्लोबल लेवल पर हो रहे हैं, भारत अभी सिर्फ उस गैप को रेस करके क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। और ये सारे इन्वेंशंस डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो रहे हैं, और क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो रहे हैं तो इस मोमेंट पर भारत के पास एक रेस लगी हुई है कि वो इन इन्वेंशंस का प्रयोग कैसे करे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत की परिस्थिति आज की डेट में जर्मनी जैसी है, जो जर्मनी था वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने से पहले। जिन्होंने विश्व इतिहास थोड़ा सा भी पढ़ा है, और अगर आपको विश्व इतिहास की थोड़ी सी नॉलेज है, तो शायद जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ अब
आपको वो समझ आएगा। वर्ल्ड वॉर वन, विश्व युद्ध एक से पहले जर्मनी जो है लगभग 1870 में इवेंचुअली यूनिफाई हुआ था। 1870 से पहले जर्मनी जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जब जर्मन का यूनिफिकेशन 1870 में उस समय हुआ, 1870 में जब बिस्मार्क, ओटोमन बिस्मार्क जो उस समय का जर्मनी का एक रूलर था जिसने जर्मनी को यूनिफाई किया, उसके बाद जर्मनी ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत करी। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत जब जर्मनी ने यूनिफिकेशन होने के बाद 1870 के बाद करी, तब तक परिस्थिति ये थी कि जर्मनी के पास ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तहत क्रिएटेड इनोवेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। जर्मनी ने सबसे बड़ी चीज़ क्या करी कि उसने ब्रिटेन, फ्रांस ने जो कई दशक लगाकर इनोवेशंस करे थे उनको दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करा। जर्मनी ने तुरंत उन्हीं सारे इनोवेशंस को पकड़ के अपनी इकोनॉमी के अंदर एक नया इनोवेशन का कल्चर बनाया, जहां पर उसने ब्रिटेन, फ्रांस के बने हुए प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आउटकम्स का प्रयोग करके अपने आप को और ओवर इंडस्ट्रियलाइज कर लिया। आज भारत की परिस्थिति, मैंने बोला कि जर्मनी जैसी है। क्यों? क्योंकि आज भारत को भी वही काम करना है जो जर्मनी ने किया था 1870 में। गौर करके सोच के देखिए, पिछले कई दशकों से अमेरिका और चाइना एआई की रेस में बहुत लेवल पर, अग्रेसिव लेवल पर पहली बात तो टूल्स डेवलप कर चुके हैं, बहुत R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर चुके हैं। भारत के पास आज ये सारे प्रोडक्ट्स, सारे के सारे R&D के सिस्टम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। भारत को इस मोमेंट पर क्या करना है कि उस एरिया में एक स्पेस क्रिएट करना है जहां पर पहली बात अमेरिका और चाइना की रेस नहीं हो रही, और दूसरा अमेरिका और चाइना के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को बेस बनाते हुए भारत को ओवर लेवल पर, एक नेक्स्ट लेवल पर इन प्रोडक्ट्स को लेकर जाना है। ये एआई समिट में उसी विजन को ढूंढने की एक मुहिम चलाई गई है। अब सबसे बड़ी बात देखिए कि भारत के सामने दो चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंज ये है कि चाइना एक ओपेक सोसाइटी है, और चाइना के साथ साथ अगर हम यूरोपियन संघ को देखें तो यूरोपियन यूनियन जो है वो भी अपनी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा टाइटली और स्ट्रिक्टली रेगुलेट करता है। चाइना और यूरोपियन संघ कतई ही अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करना नहीं चाहेंगे। दूसरा, भारत के सामने जो चैलेंज है वो ये है कि अमेरिका ने ऑलरेडी अपने यहाँ पर निजी कंपनियों को बुलाकर उनको इनोवेट करने की एक खुली छूट दे रखी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि दो प्रकार की एक्सट्रीमिटीज़ हैं इस मोमेंट पर भारत के सामने। ये किताब बड़े ब्यूटीफुल तरीके से इन दोनों एक्सट्रीमिटीज़ को समझाती है। वो कहती है कि अगर एक जगह पर चाइना और अमेरिका कंपीट कर रहे हैं तो उसमें यूरोप को भूलने की गलती ना करें, क्योंकि वो कहती है किताब कि चाइना और यूरोप मिलकर ऑलरेडी ओवर रेगुलेशन पे काम कर रहे हैं, और अमेरिका यहाँ पर जो है ओवर रेगुलेशन के बजाय अनकंट्रोल्ड रेगुलेशन पे काम कर रही है। अनकंट्रोल्ड यानी कि अमेरिका का उद्देश्य है कि मैं हर एक तरीके से, कोई भी छल कपट के तरीके से, पहली बात तो एआई की रेस में चाइना को डोमिनेट ना करने दूं, इसलिए वो प्राइवेट कंपनीज को बुलाकर उनको वहाँ पर खुली छूट दे रही है कि एआई को इस प्रकार से डिज़ाइन कीजिए कि आप एआई के थ्रू ग्लोबल डोमिनेंस प्राप्त कीजिए। और ये ग्लोबल डोमिनेंस के लिए अमेरिका पहली बात एक लड़ाई लड़ रही है। अब सवाल उठता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए। भारत की रणनीति को समझने के लिए इस किताब के अंदर एक बड़ा पेक्यूलियर शब्द का प्रयोग किया गया जो आपको समझना होगा, जिसका नाम है टेक्नो फ्यूडलिज्म। अब इस किताब के ऑथर का मानना ये है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक बहुत ज़्यादा एडवांस्ड स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म पे आ चुका है। अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एडवांस स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म पे है, तो वो कैपिटलिज्म का स्टेज वो कहते हैं टेक्नो फ्यूडलिज्म है। टेक्नो फ्यूडलिज्म का मतलब होता है कि चंद डिजिटल कंपनीज वर्ल्ड में बैठी हैं। ये चंद डिजिटल कंपनीज जो हैं, पहली बात पूरे के पूरे एआई को डोमिनेट कर रही हैं, और इन्होंने पूरे के पूरे विश्व को, विश्व में रहने वाले सारे इंसानों को, सारे इंसान जो एआई के टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं उनको मात्र डिजिटल डेटा के एल्गोरिदम्स के तहत बना के रख दिया है। तो आज ये कंपनीज क्या कर रही हैं कि ये बेसिकली मुनाफा कमा रही हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं, किसी प्रकार के गुड्स या सर्विस को बनाने के बाद नहीं, बल्कि ये प्रॉफिट्स बना रही हैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर कर जिन प्लेटफॉर्म्स के तहत ये बेसिकली पूरे के पूरे विश्व के डेटा को कैप्चर करके उस डेटा के ऊपर डोमिनेंस बनाना चाहती हैं।
इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सवाल जो इस मोमेंट पर भारत के लिए उठता है वो ये है कि क्या भारत इस केस में अपनी डेटा सोवरेनिटी को बचा पाएगी, यानी कि क्या भारत ये इंश्योर कर पाएगी कि चाइना की और अमेरिका की ग्लोबल एआई रेस में क्या भारत अपने जो डिजिटल यूज़र्स भारत के हैं, क्या वो डिजिटल यूज़र्स जो भारत के हैं उनके डेटा को अमेरिका और चाइना के एल्गोरिदम के डेटा को बनने से बचा पाएगी। ये भारत के लिए सबसे पहला एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर उठता है, पहली बात। तो दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस केस में इस एआई समिट के तहत भारत जो चीज़ डिबेट कर रहा है वो ये भी है कि यदि अमेरिका और चाइना इस मोमेंट पर सारा गेम खेल रहे हैं कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का, और कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में वो कंज्यूमर एप्लीकेशंस बना रहे हैं जैसे कि चैट जीपीटी एक जगह पर हो गया, जेमिनाई हो गया एक जगह पर, और या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बन रहे हैं क्लाउड जैसे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल उठता है कि क्या भारत को भी इस पर्टिकुलर रेस में कूद जाना चाहिए कि वो भी जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाए, इस प्रकार के चैट जीपीटी के कॉम्पिटिटर्स बनाए, या भारत को कोई एक नई स्पेस एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो भारत ने जो ये एआई समिट ऑर्गेनाइज किया है, इस एआई समिट के तहत भारत का उद्देश्य यहाँ पर ये है कि इस मोमेंट पर भारत एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। भारत ने पहली बात तो ये सोचा है कि मुझे एक मिडल पाथ फॉलो करना है। वो मिडल पाथ ये है कि हमें एआई को एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लेवल पर लेके जाना है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लेवल पर ले जाने का मतलब ये है कि भारत ने जो पाथ चुना है वो ये है कि अगले 10 सालों के अंदर अंदर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेशनल सिक्योरिटी के साथ फ्यूज़ करके एआई फॉर नेशनल सिक्योरिटी को चैंपियन करना है। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर कंज्यूमर्स का डेटा है, कंज्यूमर एप्लीकेशंस है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, यहाँ पर तो यूएस और चाइना की रेस चल रही है। पर यूएस और चाइना जिस एरिया पर गेम नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि उनका अभी गेम अलग चल रहा है, और जहाँ भारत के लिए एक नीश एक स्पेस अवेलेबल है वो है बेसिकली एआई इन नेशनल सिक्योरिटी। तो भारत का उद्देश्य इस रीज़न से आप देखिए कि अलग अलग प्रकार के हेड ऑफ द स्टेट्स को बुलाना इस एआई समिट में, अलॉन्ग विद जो कॉरपोरेट सेक्टर के लीडर्स आए, वो ये है कि यहाँ पर भारत क्रिएट करना चाहती है एक गवर्नमेंट इंटेलिजेंस मिलिट्री टेक्नोलॉजी फ्यूजन, जिस पार्टनरशिप के तहत नेशनल सिक्योरिटी और एआई का कोलैबोरेशन इस प्रकार का हो कि आने वाले समय में एक ऐसी रणनीति के तहत काम हो कि जहाँ पर भारत एआई फॉर नेशनल सिक्योरिटी को चैंपियन करके वर्ल्ड में एक इकलौता प्लेयर बने जिसके पास इस प्रकार के टूल्स हों, इस प्रकार की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के सॉफ्टवेयर्स हों। और भूलिए मत कि भारत के पास एक जगह पर जहां चाइना और दूसरी जगह पर पाकिस्तान और तीसरी जगह पर इंडियन ओशन, तीनों वोलेटाइल फ्रंट्स हैं। ये सॉफ्टवेयर्स में लाइव डेटा फीड करके इस लाइव डेटा के तहत जो मॉडल्स तैयार होंगे वो विश्व के लिए मात्र केवल थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल इनपुट बेस्ड मॉडल्स होंगे, जो रणनीति भारत इस मोमेंट पर चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 1974 की फरवरी के महीने में ताइवान में एक नाश्ते के दौरान, उस समय ताइवान के अंदर ताइवान की इंजीनियर्स और ऑफिशियल्स और सरकार के कुछ लोग 5 से 7 दिन नाश्ते पर बैठे थे। फरवरी 1974 में ताइवान के ये जो लोग नाश्ते पर बैठे थे, इन्होंने फरवरी 1974 में ये चर्चा की थी कि ताइवान इस मोमेंट पर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ पे काम कर रहा है, लेकिन हमें इस लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री से निकलकर हाईटेक इंडस्ट्री पे जाना है। और वो 4-5 दिन की फरवरी 1974 की डिस्कशन के बाद जो आउटकम निकला था वो ये था कि ताइवान जो है वो बनाएगा बेसिकली सेमीकंडक्टर्स। और 1974 में इस 3-4 दिन के ब्रेकफास्ट के दौरान ये डिस्कशन के बाद 1978 4 साल के बाद जब ताइवान के वही सारे इंजीनियर्स, वही सारे अधिकारी और वही सारे पॉलिटिशियंस दोबारा बैठे थे, तब तक ताइवान ने ऑलरेडी सेमीकंडक्टर का पाथ पकड़कर अपने आप को ग्लोबल लेवल पर पोजीशन कर लिया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो चीज़ फरवरी 1974 में ताइवान में हुई थी, आज 2026 फरवरी में वही चीज़ दोबारा हो रही है। और ये चीज़ ताइवान में नहीं, भारत में हो रही है। तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है इस मोमेंट पर कि क्या ये 3 से 4 दिन का जो समिट है, क्या भारत इस 3 से 4 दिन के समिट में
एक वो गेम चेंजिंग पाथ को अडॉप्ट करने जा रही है जिस गेम चेंजिंग पाथ के बाद भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में किसी के पीछे नहीं भागेगी, बल्कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में वो अपनी एक स्पेस क्रिएट करके, जैसे भी ताइवान ने सेमीकंडक्टर का पाथ चुना था उस समय जिसको कोई काम नहीं करना चाहता था, रेयर अर्थ मेटल्स का पाथ चुना था जिसको कोई नहीं करना चाहता था, क्या आज फरवरी 2026 में भारत वही चीज़ को अपनाकर, वही पाथ को अपनाकर क्या AI फॉर नेशनल सिक्योरिटी करने जा रही है? 4 साल के बाद ये चीज़ आपके सामने होगी। और इत्तेफाक नहीं होता कि इस प्रकार की एक गेम चेंजिंग मीट जो भारत कर रहा है उसकी टाइमिंग सिंक्रोनाइज हुई थी उसी पर्टिकुलर ग्लोबल इवेंट ऑफ ताइवान से, जिसने भी ताइवान में बैठकर उसी समय वो मीटिंग के तहत एक ऐसा इनोवेशन करा था जो ताइवान को आज एक वर्ल्ड का क्रेडिबल प्लेयर बना चुका है। तो क्या भारत की अब वो बारी है? देखते हैं। धन्यवाद।